हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जून 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 5 जून और 6 जून के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चलिए तो कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को और उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो है पूरा पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्नों के जो उनके फैक्ट दिए हुए हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये चुने हुए फैक्ट होते हैं। इन फैक्ट से जो है प्रश्नों की बनने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो प्रश्नों के बाद जो है उनके फैक्ट जो दिए हुए हैं उन्हें भी आप पूरा पढ़िएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में मद्रास आईआईटी किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो ये जो है मद्रास आईआईटी या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी जंजीबार तंजानिया में जो है अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। ठीक है, याद रखिएगा आईआईटी ये जो मद्रास आईआईटी है या आईआईटी है अक्टूबर 2023 में तंजानिया में 50 स्नातक छात्रों और 20 मास्टर के छात्रों के बैच के साथ अपना जो है पहला विदेशी परिसर खोलेगा। और आईआईटी मद्रास के तहत जंजीबार में ये नया आईआईटी परिसर स्थापित किया जाएगा अक्टूबर 2023 में। ठीक है, यानी कि ये 23 के आने वाले अक्टूबर महीने में। ठीक है, जंजीबार जो है आईआईटी के 3 परिसरों में से एक होगा जो भारत के बाहर स्थित है। ठीक है, जंजीबार तंजानिया में है और अन्य परिसर जो हैं अबू धाबी और कुआलालंपुर में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इन परिसरों को अपने संबंधित क्षेत्र की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है और खासकर याद रखिएगा कि जंजीबार जो है जंजीबार का परिसर ग्रेटर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र की सेवा के लिए जो है ये इसे स्थापित किया जाएगा। यानी ये जो जंजीबार का परिसर है ये ग्रेटर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र की सेवा करेगा। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट से आप इतना याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में कितनी राशि का अंतरण किया गया है? तो अभी हाल ही में 21.31 करोड़ रुपए की राशि यानी कि 21.31 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। इस राशि में 16 मई से 31 मई तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को 4.91 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 8.98 करोड़ रुपए, स्वयं सहायता समूह को 6.29 करोड़ रुपए एवं समितियों के सदस्यों व अध्यक्षों के मानदेय के लिए जो है 1.13 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबका अलग अलग जो हिस्सा है, कुल जो है आपका 21.31 करोड़ है, लेकिन ग्रामीण पशुपालकों के लिए 4.91, यानी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रामीण पशुपालकों के लिए कितने करोड़ की राशि अंतरित की गई है। तो 4.91 करोड़ ग्रामीण पशुपालकों के लिए, गौठान समितियों के लिए 8.98 करोड़ रुपए, स्व सहायता समूहों के लिए 6.29 करोड़ रुपए और अन्य जो है समिति के सदस्यों और अध्यक्षों के मानदेय के लिए। ठीक है, अब तक इन राशियों को मिलाकर कुल 538 करोड़ 89 लाख रुपीस जो है का भुगतान किया जा चुका है। इतनी राशि अंतरित की जा चुकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। राज्य में प्रतिवर्ष रामगढ़ महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आषाढ़ माह के प्रथम दिन से जो है ये मनाया जाता है रामगढ़ महोत्सव। ठीक है, 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य में 4 जून से 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव मनाया गया, यानी कि 4 जून और 5 जून को रामगढ़ महोत्सव मनाया गया है, जिसमें बांसुरी वादक जैसे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई है। यहाँ सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं के साथ ही विश्व की प्राचीन नाट्यशाला भी है तथा याद रखिएगा यहाँ कालिदास की रचना कृति मेघदूत जो है ये इसकी रचना स्थली है। याद रखिएगा मेघदूत की रचना स्थली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा इससे। अगला प्रश्न है। हाल ही में बिलासपुर के किन छात्राओं को द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में 3रा स्थान मिला है?
तो अभी बिलासपुर की छात्राएं हैं वंशिका और उनकी मित्र सौम्या, इन्हें जो है द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, ये यूएस का फेयर हुआ जिसमें इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। छात्रा वंशिका ने अपने मित्र सौम्या के साथ 8 महीने की रिसर्च के बाद सिंड्रोम डिटेक्शन किट तैयार किया था। यूएस के टेक्सास में हुए इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर या फिर ISEF में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया गया तथा इसमें जो है इस प्रोजेक्ट को थर्ड ग्रैंड अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए $1000 का प्राइज मनी भी मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा महाविद्यालय सबसे अग्रणी में है? तो सबसे अग्रणी में जो चिकित्सा के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय। विस्तार में बात करते हैं। 2022 के अक्टूबर माह की तुलना में अभी तक 19,000 पीड़ितों की सफल चिकित्सा की गई है इस महाविद्यालय के अंतर्गत। साथ ही यह महाविद्यालय हर वर्ष 200 चिकित्सा छात्रों की चिकित्सा शिक्षा में समर्थ है। अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 मरीज चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी में है चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का प्रारंभ 5 जून को किया गया है? तो ये है राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ जो है प्रारंभ किया गया 5 जून को। विस्तार पर बात करते हैं इसके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का प्रारंभ किया जाएगा। इसके तहत 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण होगा और इससे कुल 76 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस योजना का नाम कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना राजस्थान में 5 जून से प्रारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी खरीफ फसलों की स्टेटस रिपोर्ट में किस फसल का रकबा सर्वाधिक बढ़ा है? तो ये है कपास। ठीक है, कपास की फसल का रकबा जो सर्वाधिक बढ़ा है। विस्तार पर बात करते हैं इसके। चालू खरीफ सीजन में पिछले वर्ष की तुलना में धान और दलहन का रकबा घटा है और कपास, गन्ना और मोटे अनाज का रकबा बढ़ा है। अब तक की स्थिति के अनुसार कपास का रकबा सर्वाधिक 2.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है याद रखिएगा। कपास का रकबा अब तक की स्थिति में कपास का रकबा सर्वाधिक जो है 2.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। और आगे दिया गया कि खरीफ की 7 फसलों की स्टेटस रिपोर्ट दी गई है। तो आइए देखते हैं इसके लिए। इसके आंकड़े लाख हेक्टेयर में हैं, तो चलिए देखते हैं। 7 फसलों की स्टेटस रिपोर्ट है। पहला है धान, इसका रकबा जो है 2.17 है और ये घटा है 0.78, ये घटा है। ठीक है, और दलहन है दूसरा, इसका रकबा जो है 0.87 रहा है और इसका रकबा 0.04 घटा है। ठीक है, तीसरा है तिलहन, इसका रकबा जो है 0.53 रकबा इसका रहा है और ये घटा है, माइनस यानी कि घटा, जिसमें माइनस का जो निशान लगा हुआ है वो घटा है। ठीक है, सिंबल देखिएगा आप, जिसमें माइनस है वो घटा है और जिसमें प्लस है वो बढ़ा है। ठीक है, और सर्वाधिक इसमें आप देखेंगे कि कपास का बढ़ा हुआ है सबसे लास्ट में 2.65। ठीक है, तो हम देख रहे हैं तिलहन 0.53, ये घटा है 0.03 और जूट है 5.68, ये घटा है 0.82। मोटा अनाज है 1.54, ये बढ़ा है 0.24। पहले की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में ये बढ़ा है 0.24। ठीक है, और गन्ना है 6.98 और ये बढ़ा है 0.31 पहले की तुलना में। और कपास की सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, जो है कपास है 13.43, इसका रकबा है और ये बढ़ा है 2.65। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कपास का रकबा जो है सर्वाधिक 2.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। तो आप याद रखिएगा, सभी आंकड़ों को याद रख लीजिएगा इन 7 फसलों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है माओलिनोंग मेघालय। ठीक है, ये मेघालय में माओलिनोंग, इसे एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के नाम से जाना जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग से 90 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश की सीमा के पास माओलिनोंग है।
इसे मिनी स्विट्जरलैंड या ईश्वर की बगिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नो प्लास्टिक, नो स्मोकिंग और नो थ्रो आउट का नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस वर्ष जो है 50वीं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जो है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हर वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इस वर्ष जो है इसका जो क्रम रहा है 50वां क्रम रहा है। 50वें क्रम का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इसकी थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान रही है इस वर्ष की। और इसका विषय जो रहा है केवल एक पृथ्वी, इसका विषय रहा है। ठीक है, तो ये किस क्रम का है और इसकी थीम और इसका विषय आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर जीत हासिल की है? तो ये है उज्बेकिस्तान को भारतीय महिला हॉकी टीम ने हराकर जीत हासिल की। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 22-0 से हराकर बड़ी जीत हासिल की है। भारत की अनु ने 6 गोल्स कर डबल हैट्रिक बनाई है, जबकि मुमताज और दीपिका ने 4-4 गोल किए हैं। ठीक है, साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रो लीग में ब्रिटेन को शूट आउट में मात दी है, याद रखिएगा। तो इन दोनों क्रम पे इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रो लीग में किसे शूट आउट में मात दी है। तो आप सभी फैक्ट्स को पूरा पढ़िएगा, किसी भी फैक्ट से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को दूसरा गोल्ड किसने जिताया है? तो ये है गौतमी बनहोट और अभिनव शाह। ठीक है, अभिनव शाह। विस्तार पर बात करते हैं, 4 जून को 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में गोल्ड मेडल मुकाबले में उन्होंने 17 शॉट दाग कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दोनों ने क्वालिफिकेशन राउंड में कुल 628.3 पॉइंट स्कोर किए थे। ओशन मुलर, रोमन ओफ्रेरे ने सिल्वर और पेर्निल नोरवोल और जेम्स ओस्टली ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज का भी नाम याद रखिएगा और किस भारतीय टीम ने किया है तो इनका भी नाम याद रखिएगा। गौतमी बनहोट और अभिनव शाह ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का तीसरा संस्करण कब संपन्न हुआ? तो अभी 3 जून 2023 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ। विस्तार पर बात करते हैं, इसके 25 मई से आप सभी को पता होगा कि 25 मई से 3 जून तक आयोजित किया गया था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और इसका समापन समारोह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में हुआ है 3 जून को। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन रहा है और इसने जो है 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 69 मेडल यानी कि 69 मेडल हासिल किए, 69 पदक हासिल किए हैं। खेलों का आयोजन जो है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में 9 स्थानों पर किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए। विस्तार पर बात करते हैं, जो बाइडेन ने अमेरिकी ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। नया कानून अगले राष्ट्रपति चुनाव के बाद 2025 तक ऋण सीमा को निलंबित कर देगा और सरकारी खर्च को प्रतिबंधित करेगा। अमेरिकी कर्ज वर्तमान में करीब 31.4 ट्रिलियन डॉलर है। बढ़ी हुई ऋण सीमा यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार पहले से किए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए ऋण ले सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड की घरेलू T20 लीग में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड की घरेलू T20 लीग में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है सू रेडफर्न। नाम याद रखिएगा इनका, सू रेडफर्न। विस्तार पर बात करते हैं, इंग्लैंड की एम्पायर सू रेडफर्न घरेलू T20 लीग वाइटैलिटी ब्लास्ट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई हैं। उन्होंने इयन ब्लैकवेल के साथ मिलकर ग्लोस्टरशायर और मिडिलसेक्स के मैच में अंपायरिंग की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता व निर्देशक का निधन हो गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारी एकेडमी में, ओम अकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।